हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो मुद्रास्फीति है उस मुद्रास्फीति के प्रभावों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है मुद्रास्फीति के प्रभावों को डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि मुद्रास्फीति होती क्या है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय ये है कि जब किसी भी देश के अंदर लगातार लंबे समय तक जो सामान्य कीमत स्तर होता है उस कीमत स्तर के अंदर अगर वृद्धि होती रहती है, यानी कीमतें हैं लगातार वो बढ़ रही है, तो उस सिचुएशन को हम जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति के नाम से पुकारते हैं। और मुद्रास्फीति को अगर आप आम आदमी की भाषा में जानना चाहें तो उसके लिए जो शब्द यूज करेंगे हम महंगाई। महंगाई जो है प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। दोनों का अर्थ है कि दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो है कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो जब लंबे समय तक महंगाई रहती है या लंबे समय तक सामान्य कीमत स्तर एक अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ता रहता है तो उस सिचुएशन को हम जो मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़े समय के लिए अगर कीमतों में उछाल आता है तो उसको हम इन्फ्लेशन का नाम नहीं दे सकते। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कीमतें बढ़नी चाहिए, कीमतें लगातार बढ़नी चाहिए और कीमतें लंबे समय तक बढ़नी चाहिए, तभी हम जो उस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहेंगे। अब अगर हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं कि उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो मुद्रास्फीति के प्रभावों को लेकर के भी जो वो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कभी कीमत बढ़ेगी तो अच्छा ही प्रभाव होगा या कीमत बढ़ेगी तो उसका जो बुरा ही प्रभाव होगा। तो अगर एक देश होता है उस देश के अंदर अगर कीमत स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही, यानी कीमतें जो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, अगर कीमतें उसी गति से बढ़ती है तो वो एक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ऐसा क्यों है? सपोज कि एक देश के अंदर थोड़ी कीमत बढ़ी, अब अगर थोड़ी कीमत बढ़ेगी उसके कारण जो है उत्पादकों के लिए थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब उत्पादकों के लिए थोड़ा प्रॉफिट बढ़ेगा तो सोचिएगा वो क्या करना चाहेंगे। डेफिनेटली वो जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। और जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा तो उसके कारण जो पूंजी निर्माण बढ़ेगा, नए नए उद्योग लगेंगे, नई नई मशीनरी का जो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होगा, तो उसके कारण एक देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, एक देश के अंदर जो उत्पादन बढ़ेगा एक देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा। तो देखिएगा धीरे धीरे जो कीमतें हैं, कछुआ चाल जो कीमतें वो एक देश के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन अगर यही कीमतें जब किसान एक्सप्रेस पर चढ़ जाती है, यानी बहुत तेज गति से बढ़ने लगती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है उस देश के जो अलग अलग वर्ग होते हैं उन अलग अलग वर्गों के ऊपर अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट कहें, चाहे आप उसको सेविंग कहें या ब्याज की दर कहें, उन सभी के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो अलग अलग दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर आप निष्कर्ष निकालना चाहें तो निष्कर्ष के तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मुद्रास्फीति है ये लाभदायक है, और ना ही अपन निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है वो नुकसानदायक है। तो कुछ व्यक्तियों के लिए इन्फ्लेशन लाभदायक हो सकती है, कुछ वर्गों के लिए इन्फ्लेशन जो है वो नुकसानदायक हो सकती है। तो ऐसे में इसके जो मिले जुले प्रभाव है उन प्रभावों का अध्ययन हम जो है एक एक करके बिंदुवार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋणी वर्ग। ऋणी वर्ग कौन होता है? जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, ऋण लेने वाले को हम ऋणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने ऋण लिया, तो राम क्या है? ऋणी है। तो जो ऋणी वर्ग होता है जिसने उधार लिया है ब्याज के ऊपर पैसा, उस वर्ग को जो है इन्फ्लेशन का फायदा होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं, राम है, राम को गेहूं की जरूरत है, उसने 10,000 रुपये उधार लिए और उस समय गेहूं का जो मूल्य है वो 1,000 रुपये क्विंटल है। अब राम इस 10,000 रुपये में से क्या करेगा? 10 क्विंटल गेहूं खरीदेगा। अब राम जब उसने गेहूं खरीदा उसके बाद में जो कीमत थी वो बढ़ करके 2,000 रुपये हो गई गेहूं की, 2,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। अब देखिएगा कि मान लीजिए वो जो है इसको जो है 12 महीने के बाद में पैसे लौटाता है, तो इसको जब 12,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिएगा अगर आप गेहूं के रूप में देखते हैं तो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है, तो राम क्या करेगा? 6 क्विंटल गेहूं बेचेगा और 6 क्विंटल गेहूं बेच करके इसके 2,000 रुपये का भुगतान कर देगा। अब देखिए उसने उधार लेकर के कितनी गेहूं प्राप्त की थी? 10 क्विंटल। वापिस करते समय उसको कितने क्विंटल का भुगतान करना पड़ा? केवल 6 क्विंटल का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रा का मूल्य है वो गिर जाता है, और मुद्रा का मूल्य गिरने का मतलब क्या है कि मुद्रा जो वास्तविक रूप से जो वास्तविक मूल्य का भुगतान किया जाता है वो पहले से कम हो जाता है।
पहले अगर उसको भुगतान करना पड़ता तो 10 क्विंटल का भुगतान करता, वास्तविक मूल्य 10 क्विंटल होता। और अब अगर वो भुगतान कर रहा है तो वास्तविक मूल्य केवल 6 क्विंटल है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर चुका है। और जब मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उसकी वजह से जो है ऋणी जो वर्ग होता है, जो ऋण लेने वाला वर्ग होता है, उसको फायदा होता है, क्योंकि उसको जिस मुद्रा का वो भुगतान करता, हो सकता है मौद्रिक रूप से वो फालतू दिखाई दे या 12,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन उस 12,000 रुपए की जो वैल्यू है वो पहले से काफी कम हो जाती है, तो उसे वैल्यू के रूप में जो कम का भुगतान वापस करना पड़ता है। तो इस वजह से जो ऋणी वर्ग होता है, जो ऋण लेने वाला होता है, उसको जो है इन्फ्लेशन का फायदा होता है हमेशा ही। दूसरा होता है ऋणदाता। अब ऋणदाता इसका दूसरा पक्ष है। ऋणदाता कौन होता है? ऋण देने वाला। ऋण देने वाले को इन्फ्लेशन का नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि वहां पर जो श्याम ने जो राम को 10,000 रुपए दिए थे, अब 12 महीने के बाद उसको 12,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर हम इसको मौद्रिक रूप से देखते हैं तो इसको 2,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आप अब इसको जो ये 12,000 रुपए प्राप्त हुए, इसका वास्तविक मूल्य देखते हैं। जब उसने 10,000 रुपए दिए थे, तो अगर आप गेहूं के रूप में वही एग्जाम्पल लेते हैं कि गेहूं का मूल्य 1,000 रुपए क्विंटल है, तो यहाँ पर जो इसने कितना जो वास्तविक मूल्य के बराबर मुद्रा दी थी, 10 क्विंटल गेहूं के बराबर इसने मुद्रा का भुगतान किया था। अब जब गेहूं की कीमत बढ़ करके 2,000 रुपए हो गई, तो जब ये वापिस लेता है 12,000 रुपए, तो इसको केवल 6 क्विंटल के बराबर गेहूं के मूल्य के बराबर मुद्रा मिल रही है। तो इसका मतलब इसको जो ये 12,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से इस 12,000 रुपए का जो वास्तविक मूल्य इन 10,000 रुपए के मूल्य से कम हो गया है। पहले इन 10,000 रुपए का मूल्य 10 क्विंटल गेहूं थी, अब इन 12,000 रुपए का मूल्य केवल 6 क्विंटल गेहूं है, तो 4 क्विंटल गेहूं के बराबर इस ऋण देने वाले को नुकसान है। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतें बढ़ती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, तो जो ऋणदाता वर्ग होता है, जो ऋण देने वाला वर्ग होता है, उस वर्ग को नुकसान होता है, क्योंकि उसको जो वापसी मुद्रा मिलती है, मूल प्लस में उसका ब्याज, उसका जो वास्तविक मूल्य होता है वो काफी कम हो जाता है, इसके कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद निवेशकर्ताओं पर प्रभाव। निवेशकर्ताओं को अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ निवेशकर्ता ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो इन्फ्लेशन का अच्छा प्रभाव होगा, और कुछ जो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इन्फ्लेशन का बुरा प्रभाव होगा। तो इसको आप पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन जो होती है उसका मतलब होता है कि भी कीमत बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई कीमतों का कुछ निवेशकर्ताओं को तो फायदा होता है और कुछ को नुकसान होता है। तो अब हम देखते हैं कि निवेशकर्ताओं के किस वर्ग को तो इन्फ्लेशन का नुकसान होता है और किस वर्ग को इसका बेनिफिट होता है। पहला, एक ऐसा वर्ग होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है निश्चित आय देने वाले एरिया के अंदर, यानी जिसने प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनमें एक निश्चित आय प्राप्त होगी। मान लीजिए उसने जो है 1,00,000 रुपए लगाए, और 1,00,000 रुपए के बाद में इसको जो 10,000 रुपए जो ब्याज मिलता है, तो कुल 1,10,000 रुपए उसको मिल गए। इसी प्रकार से बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, उनके ऊपर जो एक निश्चित आय होती है, तो निश्चित आय वर्ग वाले जो होते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि जिस समय उसने 1,00,000 रुपए लगाए थे उस समय इस 1,00,000 रुपए का वास्तविक मूल्य अधिक था, लेकिन जब उसके 1,10,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो कीमत बढ़ने की वजह से इस 1,10,000 रुपए का जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, वो काफी कम हो जाता है। तो जो निश्चित आय वर्ग वाला निवेशकर्ता होता है, जिसको निवेश से एक निश्चित आय प्राप्त होती है, उस निवेशकर्ता को जो नुकसान होता है, क्योंकि निवेश करने के बाद में उसको जो ब्याज समेत या जो लाभ समेत उसको जो राशि प्राप्त होती है, उस राशि का जो वास्तविक मूल्य होता है पहले वाले मूल्य से कम हो चुका होता है। दूसरा वो वर्ग होता है जो वर्ग जो होता है शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। अब शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को जो है कीमत बढ़ने पर लाभ होता है। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन या कीमत है, कीमत के बढ़ने पर जो है लाभ होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शेयर के अंदर निवेश करने वाले होते हैं वो हानि के अंदर हानि उठाते हैं, और अगर लाभ हो रहा है फर्म को तो उसके लाभ में उसकी हिस्सेदारी होती है। तो जब इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन की अवस्था के अंदर कीमतें बढ़ती है, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो कंपनी को ज्यादा लाभ होगा, और अगर कंपनी को ज्यादा लाभ होगी तो ये जो शेयर होते हैं उन शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो शेयर की वैल्यू बढ़ने से इन निवेशकों के लाभ है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो निवेशक होते हैं, निवेशकों के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का मिला जुला प्रभाव पड़ता है। जिन्होंने शेयर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी जो लाभ की अवस्था में लाभ में हिस्सेदार होते हैं, हानि की अवस्था में हानि में हिस्सेदार होते हैं। तो महंगाई या जो कीमतें बढ़ रही होती है उस अवस्था के अंदर लाभ बढ़ने की वजह से जो शेयर होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उसकी वजह से इनको प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है। लेकिन जो निश्चित आय वर्ग वाले लोग होते हैं उनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो एक निश्चित आय प्राप्त होती है, और निश्चित आय प्राप्त होने का मतलब है उनको जो अधिक आय प्राप्त होगी, अधिक आय का मूल्य भी जो है पहले से
कम हो जाता है क्योंकि कीमत स्तर है वो ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है निश्चित आय वर्ग वाले लोग। निश्चित आय वर्ग के अंदर कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए इसके अंदर सरकारी कर्मचारी है, या निश्चित आय वर्ग के अंदर काम करने वाले कोई भी जो श्रमिक है जिनको प्रति महीना एक निश्चित आय प्राप्त होती है, उस वर्ग के ऊपर जो है कीमतों में वृद्धि होती है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम जो है वो 10,000 रुपये मंथली है, पहले सामान्य कीमत स्तर है वो 50 रुपये था, तो अगर 50 रुपये है तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो है 200 वस्तुएं खरीद पा रहा है, यानी इसके ये 10,000 रुपये जो मौद्रिक है इसका वास्तविक मूल्य 200 है। अब अगर कीमत बढ़ करके 100 रुपये हो जाती है तो इसकी आय निश्चित है, इसकी आय जो निश्चित है क्योंकि हम निश्चित आय वर्ग वाला जो वो एरिया ले रहे हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर आय निश्चित है। तो अब देखिएगा 10,000 रुपये इसकी इनकम है, इसकी इनकम ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी या सेम रहेगी, तो इसके कारण जब कीमत स्तर बढ़ करके 100 हो गया तो इसकी जो वास्तविक आय है वो बढ़कर कम होकर के केवल 100 वस्तुएं रह जाती है, जो कि पहले 200 वस्तुएं थी। तो इस प्रकार से निश्चित आय वर्ग वाले जो होते हैं, जब कीमतें बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर जो है वो पहले से कम वस्तुएं और सेवाएं अपनी निश्चित आय से खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से जो है निश्चित आय वर्ग के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का या बढ़ती हुई कीमतों का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उत्पादकों पर प्रभाव। उत्पादक जो होते हैं वो लाभान्वित वर्ग के अंदर आते हैं। लाभान्वित वर्ग के अंदर क्यों आते हैं वो आप देखिएगा। हम लाभान्वित वर्ग का मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन आती है तो उसके कारण उत्पादकों को लाभ होता है। पहला उत्पादकों को लाभ मिलता है कि जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो ऊंची कीमतें उनको प्राप्त होती है, और जब कीमत स्तर बढ़ जाता है तो उसके कारण जो है वो लाभ इनका अधिक होगा। अब कीमत स्तर तो बढ़ गया है, इनका लाभ बढ़ने का मतलब है कि इनकी लागत इतनी नहीं बढ़ी है। मान लीजिए कि पहले एक व्यक्ति की लागत 10 रुपए थी, उसको 20 रुपए कीमत प्राप्त हो रही थी, उसका प्रॉफिट जो था वो 10 रुपए था। अब अगर कीमत बढ़ करके जो वो 40 रुपए हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर ये लागत बढ़ करके 30 रुपए हो जाती है तो उसका प्रॉफिट फिर भी 10 रुपए रहेगा। तो ऐसे में इसको कोई फायदा नहीं हुआ कीमत बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर इनको फायदा इसलिए होता है क्योंकि कीमत जो बढ़ती है वो ज्यादा बढ़ती है, उसके मुकाबले लागत उतनी नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण उत्पादकों को बढ़ती हुई कीमतों का जो प्रॉफिट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने जो कच्चा माल खरीदा होता है इन्फ्लेशन से पहले खरीद लिया होता है, और इन्फ्लेशन से पहले कच्चे माल की कीमत जो थी वो कम थी। अब जो तैयार माल है उसकी कीमत उनको ज्यादा मिल रही है, इसकी वजह से उनको जो प्रॉफिट है पहले से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि कीमतों की तुलना में जब इन्फ्लेशन आता है तो मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए जो वो दबाव डालते हैं, उनकी मजदूरी बढ़ती भी है, लेकिन जितनी कीमत बढ़ती है उसके मुकाबले वो मजदूरी कम बढ़ाते हैं। तो इसके कारण जो वो जो उत्पादक होते हैं उनको लाभ होता है कि उनको कीमतों में वृद्धि है वो तो ज्यादा हुई है, लेकिन उस कीमत वृद्धि का उन्होंने जो श्रमिक है उनको लाभ है कम मात्रा में दिया है। लास्ट है इसका कि जो उत्पादक होता है वो ऋणी वर्ग में आता है, यानी ऋण लेने वाला होता है। किसी ने जो बैंकों से ऋण लिया, किसी ने किसी से ऋण लिया है, और पीछे हमने देखा था कि जो ऋणी वर्ग होता है उसको जो हमेशा मुद्रास्फीति का लाभ होता है। तो उत्पादक जो होते हैं वो ऋणी वर्ग के अंदर आते हैं, क्योंकि वो लोन लेकर के ऋण लेकर के जो अपना प्रोडक्शन जो उस एक्टिविटी को जो वो चलाते हैं, तो इस वजह से जो उत्पादकों को लाभ होता है। तो उत्पादक जो ऐसा वर्ग होता है जिसको जो हमेशा इन्फ्लेशन की अवस्था के अंदर बेनिफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कृषकों का पर प्रभाव, यानी जो खेती बाड़ी करने वाले वर्ग होते हैं। अब ये देखिएगा कृषक जो होते हैं वो भी उत्पादक वर्ग के अंदर आते हैं। तो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की कीमत होती है वो भी बढ़ती है, लेकिन उसके मुकाबले जो कॉस्ट होती है उसके अंदर कम वृद्धि होती है। तो ऐसे में कीमत की तुलना में जब लागत के अंदर वृद्धि है वो कम होती है, तो उसके कारण जो है प्रॉफिट जो उनको ज्यादा होते हैं। तो कृषि के अंदर जब कभी भी इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन की वजह से जो कृषक वर्ग होता है, क्योंकि वो उत्पादक वर्ग का एक हिस्सा है, उसकी वजह से जो उसको भी प्रॉफिट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंदर कौन आते हैं वो देखिएगा। मध्यम वर्ग के अंदर व्यापारी आते हैं, मध्यम वर्ग के अंदर जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो आते हैं। अभी जो मध्यम वर्ग वाले लोग होते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन की तुलना में जो उनकी आय उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है। मान लीजिए कीमत से 2 गुना हो गया, तो इनकी आय अगर 2 गुनी हो जाए तब तो इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस जो मध्यम वर्ग है जो कि लगभग निश्चित आय वर्ग वाले होते हैं, तो उस वर्ग के अंदर जो लोग होते हैं उनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे में ये जो मध्यम वर्ग वाले लोग होते हैं अपने जीवन स्तर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, कि एक बार वो जिस जीवन स्तर के आदी हो जाते हैं
जिस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का वो प्रयोग करने लगते हैं, वो जो उसको आगे मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो जब कीमत स्तर बढ़ गया तो उन्हें उतनी ही वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए या तो अपने जो कर्ज है वो लेने पड़ेंगे, या उनको जो अपनी पिछली बचतों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम तो बड़ी नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन स्तर को मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने जीवन स्तर को कर्जा लेकर के मेंटेन करे, या जो अपने जीवन स्तर को पिछली बचतों का प्रयोग करते हुए प्रयोग पूरा करे। तो ऐसे में जो है इस वर्ग के ऊपर जो है वो मध्यम वर्ग जो होता है, इसके ऊपर इन्फ्लेशन का जो है बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप अपने ग्रामीण अंचल के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जमींदार होते हैं, किसान होते हैं, मध्यम वर्ग के अंदर आने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कीमत स्तर बढ़ जाता है और वो अपने जो जीवन स्तर उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो अपने जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए वो जो अपनी जमीन तक बेच देते हैं, अपनी संपत्तियों तक बेच देते हैं, तो वो इस बात का संकेत है कि इस वर्ग के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का बुरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है बचत पर प्रभाव। इन्फ्लेशन का जो है वो बचत के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, कारण कि जब कीमत स्तर बढ़ गया तो एक व्यक्ति को उतनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए जो कंजप्शन पर व्यय है वो पहले से ज्यादा करना पड़ेगा, और इसके कारण एक व्यक्ति के पास में अपनी इनकम का जो हिस्सा होता है, जिसको आप सेविंग बोलते हैं, वो ये जो कंजप्शन अधिक बढ़ गया उसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी आय का थोड़ा हिस्सा बचा पाता है। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति का उपभोग व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि उतनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए अब एक व्यक्ति को पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति के पास में जो बचत है कम बचती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लेते हैं कि एक व्यक्ति की जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है। अब पहले कीमत स्तर जो था वो 1,000 रुपये था। एक व्यक्ति जो है 50 वस्तुएं खरीदना चाहता था, तो 50 वस्तुएं अगर खरीदना चाहता है तो 50,000 रुपये उसने व्यय कर दिए। अब उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, 50,000 रुपये उसकी सेविंग है। अब कीमत स्तर बढ़ करके 1,500 रुपये हो जाता है, तो 500 वस्तुएं खरीदने के लिए उसे जो 75,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास में अब जो बचत है वो केवल 25,000 रुपये की रहेगी। तो इस प्रकार से जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपने उपभोग के ऊपर जो पहले से ज्यादा व्यय करना पड़ता है, जिसके कारण वो कम पैसा बचा पाते हैं। नेक्स्ट है रोजगार पर प्रभाव। इन्फ्लेशन की अवस्था के अंदर रोजगार के ऊपर मिला जुला प्रभाव पड़ता है। इसको अपन दो सिचुएशन के अंदर देखते हैं। पहला, जब इन्फ्लेशन प्रारंभ होती है, यानी शुरू के अंदर जब इन्फ्लेशन आनी शुरू होती है, तो उस अवस्था के अंदर कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अब कीमत स्तर बढ़ने के कारण प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो उसके कारण जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के कारण जब पूंजी निर्माण ज्यादा होगा, उसके कारण जब पूंजी निर्माण अधिक होने की वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी वृद्धि होगी कि ज्यादा लोगों को काम पर लगाया जाएगा। लेकिन जब ये लगातार कीमतें बढ़ती रहती है, तो उसकी वजह से जो उत्पादन के साधनों की लागत है वो बढ़ जाती है, यानी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब कीमतें बढ़ने लगती है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से मांग भी कम हो जाती है। तो एक तरफ तो लागत बढ़ी, उसकी वजह से लाभ कम हो गए, दूसरी तरफ जो वो मांग बढ़ी, मांग कम हुई, मांग कम होने की वजह से भी लाभ गिरते हैं। तो जब ये दोनों ही वजहों से जब लाभ में कमी होती है, तो उसके कारण जो निवेशक है वो निवेश में कमी करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाती है। तो शुरू के अंदर जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जब इन्फ्लेशन आना शुरू होता है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है रोजगार में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के बाद में इन्फ्लेशन जो होती है वो खुद ही रोजगार को खा जाती है, और अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाती है। नेक्स्ट है भुगतान शेष पर प्रभाव। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो देखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मूल्य, इसको आप जो बीओपी कहते हैं। प्रतिकूल होने का मतलब क्या, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा है। तो जब एक देश के अंदर इन्फ्लेशन आता है तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा, यानी अपने देश के अंदर मान लीजिए पहले एक वस्तु 100 रुपए की थी और अब वही वस्तु 200 रुपए की हो गई। अब 200 रुपए की होगी तो उसका सबसे बुरा प्रभाव जो सबसे पहले पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऊपर, कि पहले विदेश वाले हमारे देश से 100 रुपए की वस्तु खरीद रहे थे, वो उनको 200 रुपए में मिलेगी, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट है वो डाउन आएगा। एक्सपोर्ट के अंदर कमी होगी, पहले से ही कम था, अब एक्सपोर्ट और कम हो गया, तो उसके कारण जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरा, इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो आयात बढ़ने की वजह से पड़ता है। भारत के लोग पहले अपने देश में 100 रुपए की वस्तु ले रहे थे, अब भारत के अंदर वही वस्तु उनको 200 की मिलती है। अगर विदेश से वो वस्तु उनको 150 रुपए की मिल रही है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, विदेशों से आयात ज्यादा करेंगे,
तो एक तरफ तो जो होता है वो कीमत स्तर बढ़ने की वजह से निर्यात के अंदर कमी आती है और आयात में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रतिकूलता ज़्यादा आती है। यानी एक देश के अंदर निर्यात के अंदर कमी होती है, जबकि उस देश के आयात का मूल्य जो होता है वो पहले से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन जो है बीओपी के ऊपर बैड इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। तो बहुत सारी योजनाएं जो है चला रही होती है। मान लीजिए सरकार ने जो है सड़क बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, इतने में जो इन्फ्लेशन आ गई तो जो निर्माण सामग्री थी उसकी कीमत बढ़ गई। अब सरकार ने अगर ये कहा था कि एक सड़क 100 करोड़ रुपए में बनेगी और कीमत स्तर के अंदर 50% की वृद्धि हो जाती है, तो यही सड़क जो है वो उसको 150 करोड़ रुपए में बनाने की लागत आएगी। तो इस प्रकार से जब कभी भी कीमत स्तर बढ़ता है तो सरकार को अपनी जो प्रचलित योजनाएं होती है उन योजनाओं को पूरा करने के लिए महंगी कीमतों के ऊपर सामान खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका व्यय जो है बढ़ जाता है। अब बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को जो है ऋण लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋणों के अंदर जो वृद्धि होती है, क्योंकि सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ी हुई कीमतों के कारण बढ़ेगा, उस बढ़े हुए कीमतों के कारण जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, उस बढ़े हुए एक्सपेंडिचर को जो पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है बैंकों और बीमा कंपनियों पर प्रभाव। ये जो बैंक और बीमा कंपनी होती है इनके ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कभी भी मुद्रास्फीति आती है तो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। जब अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो लोग जो बैंकों के अंदर ज्यादा जमा करवाएंगे। एक तरफ तो बैंकों के पास में नकदी ज्यादा आ गई, दूसरा जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो उसके कारण निवेश में वृद्धि होती है। अब निवेश अगर बढ़ेगा तो उसके कारण जो लोन की मांग ज्यादा बढ़ेगी, और जब लोन की मांग बढ़ेगी तो उसके कारण बैंक और बीमा कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। जितने ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे, प्रत्येक जो कंपनी होती है अपने लिए जो बीमा कवर करवाती है, तो उसकी वजह से बीमा कंपनियों का प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन की अवस्था के अंदर बैंकों का कारोबार जो है पहले से ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बैंकों के पास में जमा ज्यादा होता है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश अधिक मात्रा में किया जाता है, तो उसकी वजह से बैंकों से जो है लोन की भी अधिक मात्रा में लिया जाएगा, इसलिए उनको जो प्रॉफिट प्राप्त होता है। दूसरा, जब इन्फ्लेशन आती है तो उसके कारण प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो नए नए उद्योग धंधे लगते हैं। उन उद्योग धंधों को लगने की वजह से जो है बीमा कंपनियां जो होती है उनका कारोबार है उसमें भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का जो है अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है करों का प्रभाव। अभी पीछे हमने देखा था कि भी जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन की वजह से सरकारी जो व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। अब सरकार के पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सरकार जो उसको ऋण लेकर के पूरा कर सकती है, लेकिन ऋण जो होता है वो टेम्परेरी होता है, सरकार को उस ऋण का भुगतान वापस करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, इस ऋण को पूरा करने के लिए या ऋण के भार को कम करने के लिए सरकार जो करों में वृद्धि करती है। और जब सरकार करों के अंदर वृद्धि करती है तो उसके कारण जनता के ऊपर कर के भार में भी वृद्धि होती है, जनता के ऊपर करों का भार पहले से ज्यादा पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन जो होती है, इन्फ्लेशन की वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए ज्यादा मात्रा में जो कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में सरकार जो है कोई नया कर लगा सकती है या जो कर की दर है उसको बढ़ा सकती है। तो अगर नया कर लगाएगी तो भी जनता के ऊपर उसका जो प्रभाव पहले से ज्यादा भार होगा, और अगर सरकार जो वर्तमान कर की दर है अगर उसमें वृद्धि करती है तो उसका भी जो जनता के ऊपर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट है साधनों के बंटवारे पर प्रभाव। जो इन्फ्लेशन होती है उस इन्फ्लेशन के अंदर जो होता है वो साधनों के जो बंटवारे है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आपा साधनों के जो बंटवारा है उसका अर्थ आपा ये लेकर के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर किस क्षेत्र के अंदर जो साधन लगे हुए हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो कीमत स्तर होता है वो साधनों के बंटवारे को तय करता है। जिस क्षेत्र के अंदर कीमतों में वृद्धि होने लगती है, तो जिस क्षेत्र के अंदर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी उस क्षेत्र के अंदर बनने वाली वस्तुओं की मांग है वो कम हो जाती है, और जब उस क्षेत्र के अंदर बनने वाली वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी तो उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, इस वजह से उस क्षेत्र से संसाधन निकलेंगे। अब किस क्षेत्र के अंदर जाएंगे वो आप देखिएगा। मान लीजिए एक क्षेत्र था उसके अंदर कीमत स्तर बढ़ गया तो यहाँ से जो है कीमत संसाधन बी क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि बी वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के अंदर अभी जो वस्तुओं की कीमतों में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है।
यानी वहाँ पर जो कीमत वृद्धि है बहुत ही थोड़ी मात्रा में हुई है। तो इसकी वजह से ये जो संसाधन है, उन संसाधनों का जो बंटवारा है, जो वितरण है, वो उस क्षेत्र की तरफ होता है जिस क्षेत्र के अंदर अभी भी कीमतें में कम वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पर जो वस्तुओं की मांग है वो ज़्यादा बनी हुई है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन जो होती है, वो साधनों का जो बंटवारा है उसको भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है राशनिंग और नियंत्रण। जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन आता है यानी कीमतें बढ़ती है, तो कीमतों के बढ़ने के कारण उसका सबसे बुरा जो प्रभाव होता है गरीब वर्ग के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले गरीब व्यक्ति जो है उसके लिए वस्तुएं और सेवाएं उनसे दूर चली जाती है, क्योंकि उसकी इनकम कम होती है और कीमतें बढ़ने की वजह से वो जो है उस इनकम के लेवल के ऊपर जो है वो अपनी इनकम के लेवल के ऊपर बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर वस्तुएं और सेवाएं परचेज नहीं कर पाता। तो ऐसे में सरकार जो है इस वर्ग को बचाना चाहती है। अब इस वर्ग को बचाने के लिए सरकार को राशनिंग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि राशनिंग की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है वस्तुओं की मात्रा तय कर दी जाती है। तो अब ऐसे में वस्तुओं की मांग जो होती है ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, उसकी वजह से कीमत स्तर नियंत्रित होता है। और कई बार जो सरकार होती है डायरेक्ट कीमतों को नियंत्रित कर लेती है कि अधिकतम कीमत तय कर दी जाती है, और अधिकतम कीमत तय करने की वजह से कोई भी जो उत्पादक होता है उससे ज़्यादा कीमत के ऊपर सामान नहीं बेच पाता। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन की वजह से जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो राशनिंग और जो नियंत्रण है वो प्रणाली भी जो है अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट है नैतिक पतन। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन आती है, तो इन्फ्लेशन के कारण को एक वर्ग ऐसा होता है जो कि उससे फ़ायदा उठाना चाहता है और वो जानबूझ करके कालाबाजारी शुरू करता है। कालाबाजारी का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को वस्तु मिलनी चाहिए थी, उस व्यक्ति की वस्तु जो कोई अन्य व्यक्ति नाजायज़ तरीके से ले लेता है और फिर उस वस्तु को जो महंगे दामों पर बेचता है। दूसरा, जमाखोरी शुरू कर देते हैं। जब कभी भी जमाखोरी की जाती है उसके कारण वस्तुओं की उपलब्धता और ज़्यादा कम हो जाती है, और उपलब्धता और ज़्यादा कम होने की वजह से कीमत स्तर में और ज़्यादा वृद्धि होगी, और जब कीमत स्तर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से जो जमाखोर है वो अपना सामान बेच करके जो है ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो मिलावट भी लोग करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मांग ज़्यादा है, उसकी तुलना के अंदर जो वो पूर्ति कम है। अब कम पूर्ति है तो कम पूर्ति की अवस्था के अंदर जो घटिया सामान होता है वो भी उनको पता है आसानी से बिक जाएगा। तो ऐसे में वो जो मिलावट करते हैं, इसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो नैतिकता होती है वो गिर जाती है, लोगों का जो है नैतिक पतन होता है। इसी प्रकार से जब मुद्रास्फीति आती है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो एक ऐसा वर्ग होता है जो होता है अपने जो दैनिक मजदूरी होती है उससे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी फैल जाती है, उनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि अपना गुजारा वो चला पाएँ। तो ऐसे में वो जो है अपना नैतिक पतन करवा बैठते हैं, उनकी नैतिकता जो गिर जाती है, और ऐसे में वो लूटपाट है, चोरी है, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। तो इनका भी जो है समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो वो अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को अपने साथ में लेकर के आती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। जब कीमत स्तर बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई के कारण देखिएगा क्या होगा। हमने पीछे देखा था कि एक तो कालाबाजारी होगी। जब कालाबाजारी होगी तो उसके कारण क्या होगा, पुलिस वाले जो कुछ लोगों को पकड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको रिश्वत देंगे। अब पुलिस वाले भी जो है इस काम के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि जब कीमत बढ़ गई तो वो भी अपने जीवन स्तर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ऐसे में वो अपने जीवन स्तर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो अपनी निश्चित आय से वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो अपनी आय का एक अतिरिक्त जरिया ढूंढते हैं और वो उनको सबसे आसानी यही तरीका लगता है। इसी प्रकार से जो महंगाई होती है, महंगाई के दौरान अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, फिर उन अपराधों से बचने के लिए जो है रिश्वतखोरी का काम चलता है, भ्रष्टाचार होता है, कालाबाजारी की जाती है, जमाखोरी की जाती है। तो उसके कारण जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती है तो उसके कारण लोग बचने के लिए जो है जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, या जो सुरक्षा महकमा होता है, उनको जो है रिश्वत देते हैं, और भ्रष्टाचार जो होता है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है गृह युद्ध जैसी स्थिति। जब समाज के अंदर कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो एक वर्ग जो होगा जिसको आप गरीब वर्ग कहते हैं, गरीब वर्ग जो वस्तुओं और सेवाओं से वंचित रहेगा। इसका मतलब ये इसको जो अपने दैनिक जीवन की जरूरतें वो प्राप्त नहीं हो रही। ऐसे में इसके अंदर जो है असंतोष फैलेगा, और जब इसके अंदर असंतोष फैलेगा तो वो धरने प्रदर्शन करना शुरू कर देगा। इसके कारण जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, और जब लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाती है तो उसके कारण एक देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति है वो पैदा हो सकती है। यानी वहाँ पर कानून और व्यवस्था जो गड़बड़ा सकती है, क्योंकि व्यक्ति जो भूखा मरने की बजाय लड़ना, चोरी करना, लूटपाट करना, उसको जो प्रेफर करता है।
हालांकि ये नैतिक रूप से सही नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन जो होती है उसकी वजह से बहुत बार बहुत देशों के अंदर जो गृह युद्ध जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। नेक्स्ट है सामाजिक असमानता में वृद्धि। जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो उससे गरीब वर्ग जो होता है वो और डाउन जाता है, और अमीर वर्ग जो होता है उसको जो इन्फ्लेशन का फायदा होता है। तो ऐसे में गरीब वर्ग और गरीब होता चला जाता है, अमीर वर्ग और अमीर होता चला जाता है। इसके कारण सामाजिक जो असमानता होती है, यानी धन और संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो अमीरों के पक्ष में होने के कारण सामाजिक असमानता के अंदर लगातार वृद्धि होती चली जाती है। तो ये भी जो इन्फ्लेशन का जो है एक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। कई बार राजनीतिक उथल पुथल है वो भी जो इन्फ्लेशन की वजह से होने लगती है कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार कीमतों में वृद्धि होती रहती है तो उसके कारण ये माना जाने लगता है कि सरकार जो है वो हर मोर्चे के ऊपर असफल रही है, वो बढ़ती हुई कीमतों को नहीं रोक पाई है, और उसकी वजह से सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होता है और सरकार का जो है तख्ता पलट कर दिया जाता है, सरकार का जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसा अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी का, तो जर्मनी के अंदर जो हिटलर का उदय हुआ था उसके बारे में विद्वान ने कहा था कि हिटलर जो था वो महंगाई की दत्तक संतान थी। यानी हिटलर का जो उदय था उसके पीछे जो जर्मनी के अंदर बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतें थी वो थी, क्योंकि जनता के अंदर असंतोष हो गया था वर्तमान सरकार के खिलाफ। ऐसे में हिटलर ने उसका फायदा उठाया। हिटलर ने जो लोगों को ये सपने दिखाए कि जैसे ही वो सत्ता में आएगा वो जो लोगों के लिए जो है बढ़ती हुई कीमतें हैं, महंगाई है, उनसे जो उनको छुटकारा दिलाएगा। तो इस प्रकार से राजनीति जो होती है एक देश की, उस राजनीति के ऊपर भी जो है इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर बढ़ता है, कीमत स्तर और जो वैल्यू ऑफ मनी है उसके अंदर विपरीत संबंध होता है। वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/प्राइस। तो जब लगातार कीमत स्तर के अंदर वृद्धि होती है तो इसका मतलब मुद्रा का मूल्य लगातार कम हो रहा है। मुद्रा के मूल्य का मतलब है कि मुद्रा की इकाई से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं। तो जब कीमत स्तर बढ़ गई तो हम मुद्रा की उसी इकाई से पहले से कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे। तो जब कभी भी मुद्रा के मूल्य के अंदर गिरावट आती है तो इसके कारण लोगों को उस मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि आज उनको 100 रुपए में 1 किलो वस्तु मिल रही है। उनको इस बात का विश्वास नहीं कि कल वो 100 रुपए में ही 1 किलो वस्तु ले पाएंगे। हो सकता है कल को कीमत स्तर इतना बढ़ जाए कि उनको जो है एक वस्तु 1 किलो वस्तु है वो 1000 रुपए में मिले। तो ऐसे में उनका उस मुद्रा के ऊपर जो कोई विश्वास नहीं रहता, और जब एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा के ऊपर से विश्वास जनता का उठ जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की जो बहुत बुरी हालतें हो जाती है। आगे ब्याज दर में वृद्धि। अब देखिएगा कोई भी व्यक्ति जब ब्याज के ऊपर पैसा देता है तो उसको एक तो रिस्क होता है, दूसरा उसको इस बात का भी डर होता है कि कीमत बढ़ गई तो उसकी जो मुद्रा का मूल्य है वो गिर जाएगा। तो ऐसे में रिस्क भी अधिक है, मुद्रा का मूल्य में उसमें गिरावट की संभावना भी ज्यादा है। तो ऐसे में एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो है ब्याज की एक अधिक दर वसूल करे, ताकि कम से कम उसको जो मुद्रा की राशि ब्याज में प्राप्त हो उसका वास्तविक मूल्य जो वर्तमान मूल्य से कम ना हो जाए। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो होता है वो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर बहुत ऊंची ब्याज की दर वसूल करने लगता है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो उत्पादक वर्ग होता है उस उत्पादक वर्ग के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके लिए इन्फ्लेशन जो लाभदायक होती है, और जो ऋणी वर्ग होता है उसके लिए भी जो इन्फ्लेशन लाभदायक होती है। लेकिन जो निश्चित आय वर्ग वाले लोग होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनके ऊपर जो इन्फ्लेशन का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार से शुरुआत के अंदर जो है एक अर्थव्यवस्था के ऊपर जब इन्फ्लेशन आती है तो उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब इन्फ्लेशन अगर लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन में भी गिरावट आएगी और बेरोजगारी भी फैलती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन जो उसका मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ वर्गों के ऊपर इसका जो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, कुछ वर्गों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। मूल्यांकन। अब हम देखते हैं कि इस जो हमने अभी तक टॉपिक किया उस टॉपिक से हमें क्या कुछ समझ में आना चाहिए। पहला, मुद्रास्फीति क्या होती है। दूसरा, मुद्रास्फीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।